नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी आईपीसीसी के बारे में, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट, यानी बाघ परियोजना। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी और क्यों की गई थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम है। तो कौन सा कार्यक्रम था? ये एक संरक्षण कार्यक्रम था। अगर संरक्षण कार्यक्रम है तो किसके संरक्षण के लिए आया था, आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य देश में बाघों की घटती संख्या को रोकना और उन्हें संरक्षण देना था। तो जाहिर सी बात है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो किनके संरक्षण के लिए था? तो बाघ के संरक्षण के लिए था। ठीक है दोस्तों, चूँकि दोस्तों आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? वो बाघ है, यानी टाइगर ही हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, इस चित्र में दोस्तों दिखाया गया है कि जो विश्व बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इस परियोजना के बारे में बात करें तो दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था वो 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को व्याख्या करने के लिए पहला सम्मेलन था विश्व भर में, और ये आपका 5 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसमें मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों पर चर्चा की गई थी। इसी से प्रेरित होकर, यानी इस सम्मेलन से प्रेरित होकर के भारत में 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो उद्घाटन है वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी 1973 में जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ही इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, प्रारंभ में जब यानी ये शुरू किया गया था तो प्रारंभ में जो चयनित बाघ अभ्यारण्य थे, यानी जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो टाइगर अभ्यारण्य बनाए गए उनकी संख्या 9 थी। ठीक है, और ये जो 9 बाघ अभ्यारण्य थे ये कुल क्षेत्रफल पर फैले हुए थे वो कितना था? 9115 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए थे। ठीक है, तो जब शुरुआत की गई थी तो 9 अभ्यारण्य थे, लेकिन हम आज अगर बात करें तो वर्तमान में 58 यानी कि 2025 में 58 बाघ रिजर्व हैं भारत में। ठीक है, अब इसके उद्देश्य की बात करें तो ये क्यों लाया गया था? तो बाघों का संरक्षण एवं उनकी संख्या में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्यों था? क्योंकि बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। ठीक है, तो उनका संरक्षण करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना। इसके अलावा प्राकृतिक आवास की रक्षा, यानी कि बाघ जिस जगह पर रह रहे थे उनके आवास की सुरक्षा करना भी इसका उद्देश्य था। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। ठीक है, दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन में या पारिस्थितिकी में आपको पता है कि उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपके डीकम्पोजर्स यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राथमिक, इसके बाद द्वितीयक, इसके बाद तृतीयक। प्राथमिक में आप में शाकाहारी आते हैं, द्वितीयक में आपके मांसाहारी आते हैं और तृतीयक में आपके सर्वाहारी आते हैं। तो दोस्तों जो बाघ होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, यानी ये मांसाहारी होते हैं। तो अगर मांसाहारी ही समाप्त होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, तो जिससे क्या होगा? पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए भी, या ये कहें कि पारिस्थितिकी संतुलन इसका प्रमुख उद्देश्य एक था। इसके अलावा अवैध शिकार और तस्करी को रोकना, यानी कि बाघों का जो अवैध रूप से शिकार हो रहा था और
तस्करी यानी कि खरीदा और बेचा जा रहा था, उसको रोकना भी इसका एक उद्देश्य था। बाघ के जीवित रहने के लिए उपयुक्त पर्यावरण को संरक्षित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक जीव एक अनुकूल वातावरण में ही रह सकता है, ठीक है। तो अगर हमें बाघों को भी जीवित रखना है तो उनके पर्यावरण को या वातावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो जिंदा रह सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट टाइगर के लाभ क्या हुए, हमने लागू कर दिया तो इसका लाभ भी क्या हुआ, तो बाघों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई। इस परियोजना ने बाघों की संख्या को काफ़ी बढ़ाया है, जो पहले घट रही थी लगातार। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण, तो बाघों के आवासों की रक्षा करने से अन्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की भी रक्षा होती है। अब अगर हमें बाघ को संरक्षित करना है तो उसके लिए उसके पर्यावरण को भी संरक्षित करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अन्य प्रकार के जो वन्य जीव हैं यानी वन में जो रहने वाले अलग अलग जीव हैं वो भी सुरक्षित होते हैं और इसके साथ साथ वनस्पतियाँ भी सुरक्षित हो पाती हैं। इसके बाद बात करें कि पर्यटन भी इसका लाभ था, तो बाघ अभयारण्य पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसर भी पैदा होते हैं। क्योंकि दोस्तों बाघ अभयारण्यों में घूमने के लिए लोग दूर दूर क्षेत्रों से जाते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ पैदा होता है। इसके अलावा दोस्तों सांस्कृतिक महत्व, बाघ भारत की संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ ही है, तो ये संस्कृति और विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अन्य तथ्यों की बात करें तो और भी देखते हैं, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 यानी 1 अप्रैल 1973 को हुई थी और ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो जिम कॉर्बेट में, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, की गई थी। और कोर बफर रणनीति के आधार पर देश में विभिन्न बाघ अभयारण्य बनाए गए। अब ये देखते हैं दोस्तों कि कोर और बफर रणनीति क्या थी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं कि ये आपका का पूरा जो है वो आपका बाघ अभयारण्य है, ठीक है। तो बाघ अभयारण्य के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक होता है आपका कोर एरिया, एक होता है आपका बफर एरिया, ठीक है। तो जो कोर एरिया होता है दोस्तों उसको पूर्णतः सुरक्षित कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो बफर एरिया होता है वहाँ पर लोगों के जाने की इजाज़त होती है, ठीक है। इसको और आगे समझते हैं हम। कोर एरिया को जानते हैं, कोर जोन है वो क्या है आपका, देखते हैं। ये मुख्य क्षेत्र जैविक गड़बड़ी और वानिकी कार्यों से मुक्त होते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो सकता, जहाँ लघु वन उपज का संग्रह, चराई और मानवीय गड़बड़ी की अनुमति नहीं होती। यानी यहाँ से ना कोई चीज़ें लाई जा सकती हैं, संग्रह किया जा सकता है, न चराई कराई जा सकती है, यानी कि पशु नहीं चराए जा सकते, और मानव भी कोई भी प्रकार की यहाँ पर आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता। इन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों या अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना बाघ संरक्षण के लिए रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समिति यानी कि इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से इन क्षेत्रों को अधिसूचित करती है। यानी एक समिति गठित की जाती है और वो डिसाइड करती है कि किस क्षेत्र को हम कोर जोन घोषित करेंगे और किस क्षेत्र को हम बफर जोन घोषित करेंगे। तो इसके बाद है आपका बफर जोन यानी मध्यवर्ती क्षेत्र। तो अधिनियम में बफर जोन को महत्वपूर्ण बाघ आवास या कोर क्षेत्र के परिधि के रूप में परिभाषित किया गया है,
जो बाघ के फैलाव के लिए पूरक आवास प्रदान करता है और मानव गतिविधि बेसिकली आदिवासियों के सह अस्तित्व के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। संबंधित ग्राम सभा ऐसे क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है तथा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कोर और बफर एरिया का काम क्या है। आगे है कि 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA की स्थापना की गई, जिससे इस योजना को और अधिक मजबूती मिली। तो NTCA की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। वर्ष 2005 में बाघ संरक्षण के बारे में चिंताओं से प्रेरित टाइगर टास्क फोर्स के गठन ने पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी जो टाइगर टास्क फोर्स है उसने मूल्यांकन किया और पुनर्मूल्यांकन किया, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट को पुनर्मूल्यांकन किया जाए, इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। टास्क फोर्स ने मौजूदा रणनीति में कमियों को उजागर किया जो हथियारों, वनरक्षकों एवं बाड़ों पर बहुत अधिक निर्भर थी। अब दोस्तों देखते हैं, चूँकि हमने अभी आपको बताया कि भारत में वर्तमान समय में 58 यानी 58 टाइगर रिजर्व हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व्स को हम देखते हैं, उनसे संबंधित राज्यों को देखते हैं कौन सा कहाँ पर है। ये दोस्तों आपके एग्जामों में, ऑब्जेक्टिव एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं, तो इन्हें आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, जैसे जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है। पेंच दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में है, यानी इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश। रणथंभौर ये आपका राजस्थान में है। सरिस्का ये भी राजस्थान है। सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। नागरहोल जिसे हम राजीव गांधी टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, ये आपका कर्नाटक में है। बांदीपुरा ये भी आपका कर्नाटक है। इसके अलावा मुदुमलाई ये तमिलनाडु है। परम्बिकुलम ये आपका केरल है। वल्लपराई या अन्नामलाई ये आपका तमिलनाडु है। सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा है। नामदफा ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नामदफा आपसे काफ़ी पूछा जाता है, तो ये आप याद रखें, अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश। मानस ये आपका असम में है। काजीरंगा ये आपका असम है। पेरियार ये आपका केरल में है। तड़ोबा अंधारी ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अलावा है संजय धुबरी ये छत्तीसगढ़ है। अचान कमार ये भी आपका छत्तीसगढ़ है। वाल्मीकि ये आपका बिहार में है। इसके अलावा धांधेली अनसी ये आपका कर्नाटक है। नागार्जुन सागर या श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। मलथोनी पालामऊ ये आपका झारखंड है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस मैप में भी आपको प्रमुख टाइगर रिजर्व्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, स्टेट वाइज है, तो इसे आप आराम से देख करके नोट डाउन कर सकते हैं एक जगह पर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का बाघ राज्य किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे रिजर्व हैं, जैसे कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, इसलिए इसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में भी है, इसलिए इसे बाघों का राज्य यानी भारत का बाघों का राज्य कहते हैं। उत्तराखंड सबसे पुराना जिम कॉर्बेट था, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही की गई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानकारी है कि दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था आपका,
इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में की गई थी। 8 अगस्त 1936 में स्थापना की थी। प्रारंभ में इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी जब 8 अगस्त 1936 को स्थापना की गई थी तो इसे हेली नेशनल पार्क कहते थे। ठीक है, 1952 में इसका नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और 1957 में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सुंदरवन, ये मैंग्रोव वनों में स्थित अकेला टाइगर रिजर्व है और सुंदरवन कहाँ पे है आपका, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, राजस्थान, रणथंभौर और सरिस्का, ये दोनों राजस्थान में है टाइगर रिजर्व और ये दोनों पर्यटन दृष्टिकोण से प्रसिद्ध हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, क्यों लाया गया था, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब लाया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को लाया गया था। प्रारंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए, वर्तमान में 58 बाघ अभ्यारण्य हैं। और उद्घाटन किसने किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने किया था, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी। इसके प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा की, इसके लाभ क्या हुए इस पर चर्चा की हमने। इसके बाद अन्य तथ्यों को भी देखा, कोर और बफर रणनीति क्या थी ये भी हमने देखा। ठीक है, इसके बाद NTCA की स्थापना 2006 में की गई, ये भी हमने देखा। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व और उनके राज्यों को देखा। ठीक है, ये जो मानचित्र है आपका, यानी जो मैप में दिखाए गए हैं, उन्हें आप पॉज करके वीडियो नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसके अलावा हमने कुछ और अन्य तथ्यों पर भी चर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहीं तक। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।